आज प्रैक्टिस सेट दूसरा हम करा रहे हैं पेज नंबर 132 पर। लिखा है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। तो यही कथन सही है। बाकी दूसरा जो कथन दिया गया है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो नहीं ध्यान देना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसे पूरा नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। नहीं, तो सत्य केवल एक ही है कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। दूसरा क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में कुछ ज्ञान आवश्यक होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को भेदभाव यानी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। विभेद नहीं करना चाहिए और वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। चौथा, एक बच्चा जो ग्रस्त है, किस रोग से ग्रस्त है, वह सा को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। देखिए, तब उसको रोग है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है, जिससे बालक अक्षरों के क्रम में अंतर नहीं कर पाता। इसीलिए वह सा के स्थान पर वाज तथा न्यूक्लियर के स्थान पर अनक्लियर लिखता है। पांचवा है, कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है या विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है, विशेष चिन्ह है। छठवां क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं। देखिए, वो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, ये भी नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं, छात्र सदैव अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ये बिल्कुल बात सही है, बाकी नहीं। सातवां क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में चरण आते हैं। तो चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत का चरण निम्नवत है। पहले आएगा प्रक्रमण, फिर आएगा श्रेणीकरण, फिर आएगा प्रतिक्रिया चयन, फिर आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। प्रक्रमण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। आठवां है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता। तो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो आठवें का हो जाएगा डी। उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं। नवा क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह, देखिए, मोनिका राधिका से उत्तर ना प्राप्त होने पर जब वह मोहन से प्रश्न पूछती है, परंतु मोहन उत्तर देने में संघर्ष करता है, जिससे
शिक्षिका प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। 10वां क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन का ध्यान रखता है सिवाय। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों एवं अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों एवं अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। 11वां है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? देखिए, किसी भी प्रकार से बच्चों के बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर प्रभावित नहीं करता है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। बुद्धि लब्ध प्रभावित नहीं करे, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। 12वां क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दौड़ना, लिखना, चढ़ना, फुदकना। तो लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल में सक्रियता निहित होती है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, अंगीकृत करना, देखना, लिखना, भुजाओं को घुमाना इत्यादि। 13वां, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबें, मानवीय निर्माताओं इत्यादि तथा समुदायों जिनमें व्यक्ति रहता है में वितरित होता है। यह सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण से स्थित तथा सहयोगी होता है। 14वां क्वेश्चन है, किशोर ... का अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव व्यग्र रहते हैं। किशोर जो हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव व्यग्र रहते हैं। 15वां है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है क्या? देखिए, जो डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यता पाया जाता है, डिस्ग्राफिया। इसमें बच्चे के लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है, डिस्ग्राफिया। 16वां क्वेश्चन है, आंशिक पुनर्बलन क्या है? देखिए, आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें छात्र को किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता है। इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। ये प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है, इसी को आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। 17वां, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में योग्यताओं में से सदैव स्पर्धात्मक अभिवृद्धि को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में योग्यताओं में से सदैव प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। 18वां है, अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि। तो अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं।
अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। 19A कह रहा है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो जिन भी शिक्षार्थी के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है वे शिक्षार्थी संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। जिन शिक्षार्थी के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है वो शिक्षार्थी संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। 20वां है शिक्षक के अलावा सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो देखिए, शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करनी चाहिए। इसीलिए विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है। रोचक बनाया जा सकता है। 21वां क्वेश्चन है, भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। क्या है? स्वनिम। अंग्रेजी में इसे फोनिम कहते हैं, PHONEME। स्वनिम उच्चारित भाषा की ऐसी लघुत्तम इकाई है जिससे दो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है। 22 है, बहुबुद्धि सिद्धांत निहित अर्थ देता है सिवाय। देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों में सीखने का आकलन किया जाता है या किसी भी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धिलब्ध से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों में सीखने का आकलन किया जाता है या किसी भी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धिलब्ध से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है। यह कथन बहुबुद्धि सिद्धांत का निहितार्थ स्पष्ट नहीं करता। तो 22 का सी। 23वां है, कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो देखिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने में अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। सीखने में अधिकतम रूप से प्रेरित करता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। 24वां क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः ... रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। किससे? उच्च रूप से, न मध्य, न कम से कम, न पूर्ण, उच्च रूप से। लिखा है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्ध परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो मानसिक आयु ऊपर लिखी जाती है जब बुद्धिलब्ध निकालना होता है और वास्तविक आयु नीचे लिखी जाती है गुणे 100। तो मानसिक आयु कितनी बता रहा है? तो मानसिक आयु निकालना है, 75 लिखना है बुद्धिलब्ध, मानसिक आयु निकालना है और 16 है उसकी वास्तविक आयु, गुणे 100 कर दो तो आएगा 12। जेई आएगा 12, उसकी मानसिक आयु कितनी है? 12। 26वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए जरूर? तो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समावेशन जरूर होना चाहिए। करते समय समावेशन जरूर होना चाहिए। अन्य शिक्षकों का समावेशन होना चाहिए। शिक्षकों द्वारा नहीं बोलते ना, करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों समावेशन यानी 20 है। किसका समावेशन होना चाहिए? विद्यार्थियों का। 27वां क्वेश्चन है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। देखिए, और तो सबकी आवश्यकता होती है। सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना एवं अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों का क्षमता संवर्धन, ये सब आवश्यक होते हैं। केवल
पृथक्करण जो है ये आवश्यक नहीं होता है। बाकी संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, ये सब होता है। 28वां है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना है। अगला है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? देखिए, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करना है। क्या करना है? वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करना है। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य क्या है? वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तीसरा क्वेश्चन है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? देखिए, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऐसा होगा, आवासीय विद्यालय खोलना। बाकी ये कुछ नहीं होगा कि बच्चों का विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना। नहीं, आवासीय विद्यालय खोलना। तो ये तो 30 क्वेश्चन शिक्षण से हुए। हिंदी देख लेते हैं। फर्स्ट भाषा, एक भाषा शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है क्या? एक भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह बच्चों को एक भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए ताकि भाषा संबंधी उनकी पकड़ मजबूत हो सके। इससे उनमें भाषागत बोधगम्यता बढ़ेगी। इससे उनमें भाषागत बोधगम्यता बढ़ेगी। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? देखिए, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से यह अपेक्षा करता है कि बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाएं उसका उत्तर अक्षरशा यानी बंधे बंधाए अक्षरशा ना देकर अपितु अपनी स्वयं की मौलिक भाषा में अभिव्यक्त करें। ये भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से अपेक्षा करता है। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब देना ये कुछ सही नहीं है। बंधे बंधाए जवाब ना दे, है ना। भाषा स्वयं में क्या है? देखिए, भाषा स्वयं में एक तरीके से एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का जहाँ तक प्रश्न है वह स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होती है, ना कि यह संप्रेषण का एकमात्र साधन है। अच्छा, भाषा का प्रयोग। देखिए, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का दृष्टिकोण एकांकी ही नहीं होता बल्कि यह जीवन के विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई होती है। या केवल पाठ पुस्तक या परीक्षा अथवा मुद्रण सामग्री से ही संबद्ध नहीं होती। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि देखिए, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। एताएव यह आवश्यक है कि उन्हें यानी बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे भाषा कौशलों का पूर्णतः विकास हो सके। यानी बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। 36वां है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो भाषा के सीखने अथवा सिखाने के पीछे निहित उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जा सके। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जा सके, है ना। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। 37 है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग।
भाषा अर्जन के पीछे निहित उद्देश्य यह होना चाहिए कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके, जिससे भाषागत विकास हो सके। 38वां है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना संभव है। तो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से ही संभव है। किससे? पोर्टफोलियो से ही संभव है। पोर्टफोलियो किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा दिए गए निवेशों का एक उचित संयोजन का संग्रह होता है। पोर्टफोलियो किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा किए गए निवेशों का एक उचित संयोजन या संग्रह होता है। 39, भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होती हैं? देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य नहीं अपितु एक साधन है। साध्य नहीं है, साधन है, जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। साध्य नहीं, साधन है सिर्फ। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? देखिए, पत्र पत्रिकाओं में भाषा का प्रयोग सामान्य से लेकर विशेष तक होता है। सामान्य से लेकर विशेष तक होता है। यह सहजता से लेकर साहित्यिकता तक भरा होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधन होती हैं। पत्र पत्रिका रूपी साधन से भाषा रूपी साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें जो 40वां है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें भी साधन है। क्वेश्चन नंबर 41वां है, भाषा की बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो देखिए, भाषा बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, है ना। प्रश्न पूछे जाएं और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए, जिससे भाषा का समुचित विकास हो सके। अच्छा, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये क्या है? तो प्रश्न पूछना भाषा सीखने सिखाने एवं आकलन के तरीकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें आती हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, है ना। ये किसमें आता है? ये भाषा सीखने और सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। 43 क्वेश्चन है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है? देखिए, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में ये ऐसी कक्षाएं होती हैं जहां अनेक भाषाओं एवं अनेक संस्कृतियों में जानकारी दी जाती हो। वहां सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। 44वां है, भाषा के व्याकरण की समझ को। तो व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। कैसे? संबंध परक प्रश्नों से आंका जाना चाहिए। किसकी? भाषा के व्याकरण की समझ को कैसे आंका जाना चाहिए? संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? देखिए, जहां तक भाषा के व्याकरण की समझ का प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आकलित करना चाहिए, ना कि लघुत्तर वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 45वां है। कौन सा क्वेश्चन है? 45वां है, शिक्षण मनोविज्ञान में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 46वां है, सॉरी, कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो देखिए, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की बारीकियों को समझना एवं सौंदर्य बोध को सम्यक रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 45वें में 46वें में सी। भाषा कौन सा शिक्षण? भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। अब एक कविता दी गई है, फिर उसमें से 46 से 51 तक क्वेश्चन आए। कविता है कि सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जात द्वेष के,
काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर, नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। ये सुमित्रानंद पंत की कविता है, चांदी की रेखा। पहला क्वेश्चन है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका अर्थ है काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है कि अंधेरे के बाद प्रकाश का आवर्तन होता है। अंधेरा और उजाला ये दो घटक हैं जिनका क्रमिक आगमन होता रहता है। ये उसी प्रकार है जैसे सुख दुख, लाभ हानि, रात दिन और जीवन मरण। 47वां क्वेश्चन है काले बादल प्रतीक हैं किसका। तो काले बादल जो इसमें प्रतीक हैं वो काहे का प्रतीक है, जातिगत वैमनस्य का प्रतीक है। यहाँ दर्शाए गए हैं ना कि मानसून, तूफान एवं गर्मी के संदर्भ में नहीं, जातिगत वैमनस्य का प्रतीक है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा कौन सा अलंकार है। काले बादल में रहती बादल में रहती चांदी की रेखा में श्लेष अलंकार है। यहाँ पर श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। इस अलंकार में प्रयुक्त शब्द विशेष में कई अर्थ चिपके रहते हैं। दूसरे शब्दों में जहाँ एक शब्द के प्रकरण में अपेक्षित अनेक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यह दो प्रकार का होता है, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। 49वां क्वेश्चन है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जलद जल देने वाला तो बादल है, घन घन भी है, पयोधर पानी को धारण करने वाला बादल है, जलज जलज नहीं है। जलज तो होता है कमल। जलज क्या होता है, कमल। 50वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का विलोम शब्द होगा। तो स्वतंत्रता का होगा परतंत्रता। कभी क्या सुनने और देखने की बात करता है। तो कभी सुनने प्रस्तुत काव्य में कभी आशा की किरण को देखने एवं सुनने की बात करता है। कारण यह है कि आशा पर ही समग्र सृष्टि अवलंबित है, आशा ही जीवन है। 52वां क्वेश्चन है, इसमें 52वां क्वेश्चन ये गद्य दिया गया है, गद्य को क्या पढ़ोगे, आंसर देख ही लो। लिखा है 52वां, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था। तो सामाजिक कार्य और शोध संस्थान का उद्देश्य था उन्हें स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना। स्वावलंबी व्यक्ति कभी पराधीन नहीं होता, वह स्वयं अपना विकास करता है, वह अपने जीवन की नींव खुद तैयार करता है। 53वां क्वेश्चन है, लेखक का मानना था। तो लेखक का मानना था कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। तरक्की के लिए आवश्यक है कि इस नवीन उपकरणों का ज्ञान हो। 54वां है, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका उस गांव में रहने वाले सभी लोगों से संबंधित होती है, ना कि किसी एक व्यक्ति की। 55वां है, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो आत्म उपसर्ग देखो, आत्म उपसर्ग जो है आत्म सम्मान में भी है, आत्मीय में भी है, परमात्मा में भी है, आत्मनिर्भर में भी है। 55 का हो जाएगा सी। 56 है, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण है। तो देखिए तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण है कि वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। 57वां, शताब्दी समास का उदाहरण है। तो शताब्दी समास का उदाहरण है। तो 57 क्वेश्चन है, इसमें द्विगु समास है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद संख्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चतुर्दिक, चारों दिशाएं, त्रिफला, तीन फलों का समाहार, चतुर्युग, चार युगों का समाहार, ये होता है। 58वां क्वेश्चन है, गांधी जी क्या है, गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं। तो गांधी जी आक्रमण्यता को मान्यता नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त वे सादापन, कर्मठता एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं।
59वां है संज्ञा का उदाहरण नहीं है, संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए स्वावलंब, अनुशासन ये संज्ञा है, अनुशासित जो है ये संज्ञा नहीं, ये है क्या, एडजेक्टिव है। आत्मनिर्भरता ये भी संज्ञा है। 60वां और अंतिम क्वेश्चन है उपयोगी शब्द का विलोम है, तो उपयोगी का होगा अनुपयोगी। तो इसमें तो ये हिंदी हुई, इंग्लिश को हम देख ही नहीं रहे हैं, तो देखते हैं आगे सामाजिक विज्ञान देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 60 तक हो गए, 30 वो देख ही नहीं जाएगी, तो फिर देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान यानी 91 से देखते हैं। 91वां क्वेश्चन है, कह रहा है इतिहास कब प्रारंभ हुआ। तो इतिहास कब प्रारंभ हुआ, तो आप सभी जानते हो कि इतिहास कब प्रारंभ हुआ। देखिए इतिहास जो है मानव की उत्पत्ति तथा मानव सभ्यता के प्रारंभ के साथ ही इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राक-ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसमें आ जाएगा इतिहास कब प्रारंभ हुआ, इसमें आ जाएगा मानव सभ्यता का जब प्रारंभ हुआ तब से जो है इतिहास जो है शुरू हुआ। ठीक है। 92वां क्वेश्चन है कि इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है। तो देखिए इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है, पैलियोलिथिक पहले आए, पूरा पाषाण काल, पैलियोपोथिक, फिर माइक्रोलिथिक मध्य पाषाण काल, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल आया, फिर माइक्रोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल आया, फिर नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल, फिर आया मेगालिथिक यानी बृहद पाषाण काल। तो पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक, तो ये जो है क्या है, सही से इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है। 93वां क्वेश्चन है कि चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो चावल को कृषिगत उत्पादन के सर्वप्रथम साक्ष्य यांगसी नदी यानी चीन घाटी से मिले हैं, जो 1000 नहीं 10,000 वर्ष पुराने। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि भारत में सबसे पुराने चावल की कृषि के साक्ष्य कौली डहेवा यानी बेलन नदी घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए, जो लगभग 7,000 वर्ष पुराने हैं। यह क्षेत्र दक्षिण एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, दक्षिण एशिया में, सही हो जाएगा, है ना अंटार्कटिका में, ना अमेरिका में, ना यूरोप में। 94वां क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण लगभग कब हुआ था। देखिए भारत में प्रथम नगरीकरण के साक्ष्य सैंधव सभ्यता के स्थलों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा लोथल से प्राप्त होते हैं। सैंधव सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है, तो 2500 ईस्वी पूर्व ही इसका सही आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम राज्य प्रणाली का उदय गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में महाजनपदों के रूप में हुआ। यही महाजनपद आगे चलकर साम्राज्य में परिवर्तित हो गए। 96वां क्वेश्चन है, अशोक का धम्म था। देखिए अशोक का धम्म तत्कालीन सभी धर्मों के अच्छे गुणों, व्यवहार तथा आदर्शों का सम्मिलित रूप था। सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि, एक आदर्श अच्छे व्यवहार का सिद्धांत, उपरोक्त मतलब सब सही था। प्लिनी कौन था। 97वां क्वेश्चन है, प्लिनी कौन था। देखिए प्लिनी प्रसिद्ध रोमन विद्वान एवं दार्शनिक था। प्लिनी जिसने रोम एवं भारत के मध्य व्यापार का उल्लेख किया है। रोम साम्राज्य के धन का बहाव भारत की तरफ होने से प्लिनी दुख व्यक्त करता है। प्लिनी कहता है कि रोम के सोने से भारत सोने की चिड़िया बन चुका है, पर रोम उजाड़ हो गया है, प्लिनी कहता है।
तो प्लिनी कौन था? तो प्लिनी एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है। राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था। तो राजा हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष का साम्राज्य गुजरात, पंजाब, उड़ीसा आदि राज्यों तक फैला था। इस प्रकार उसका साम्राज्य पश्चिमी सागर यानी गुजरात तथा पूर्वी सागर उड़ीसा तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक। पश्चिमी सागर गुजरात, पूर्वी सागर उड़ीसा। 99वां क्वेश्चन है कि किन विद्वानों में निम्न विद्वानों में समान क्या है? आप स्तंभ, बौधायन, कात्यायन, मानव, पाणिनि, पिंगल, याज्ञवल्क्य। देखिए, व्याकरण के माध्यम से भाषा का स्वरूप निर्धारित किया गया है। व्याकरण पर लिखी गई प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई तथा कात्यायन ने व्याकरण की पुस्तक वर्तिका लिखी। आप स्तंभ, बौधायन, मानव, पिंगल तथा याज्ञवल्क्य ने अपने ग्रंथों में व्याकरण का उल्लेख किया है। तो हो जाएगा, सभी व्याकरणचार थे ये। आप स्तंभ, बौधायन, कात्यायन, मानव, पाणिनि, पिंगल, याज्ञवल्क्य, ये सब क्या थे? व्याकरणाचार्य थे। गुलाम वंश बना था। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। इसमें जितने भी शासक हुए वे अलग अलग परिवार से संबंधित थे तथा राजा के दास के रूप में राजा को सेवा प्रदान करते थे। 101वां क्वेश्चन है। 101वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में 1571 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। कब? 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 102वां क्वेश्चन है, अकबर का प्रशासक कौन था? तो अकबर का प्रशासक बैरम खान था। कौन था? बैरम खान। देखो, बैरम खान अकबर का प्रशासक था। बैरम खान अकबर का वकील तथा अकबर का संरक्षक था। बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने 1556 से 60 ईस्वी तक शासन किया। 56 से 60 तक अकबर ने बैरम खान को खान खाना की उपाधि से विशोभित भी किया था। अगला है 103वां है, गेट वे ऑफ इंडिया तथा 3 मूर्ति की स्थापना हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट तथा 3 मूर्ति की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में का निर्माण ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के मुंबई आगमन के अवसर पर सम्मानित करने के लिए बनवाया गया था। महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम, ये एक विशाल स्मारक है। इंडिया गेट नई दिल्ली का निर्माण उन 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की याद में निर्मित कराया गया था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में वीर गति पाई थी। दिल्ली में बनी 3 मूर्ति स्मारक 3 रियासतों के 100 को यानी मैसूर, जोधपुर तथा हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 रियासती के 100 को जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाई। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो वो 103वां क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट तथा 3 मूर्ति की स्थापना कहाँ हुई? तो इसमें आपको आंसर लिखना होगा कि क्रमशः आंग्ल महारानी विक्टोरिया के सम्मान में प्रथम विश्व युद्ध की विजय के अवसर पर द्वितीय विश्व युद्ध के 103 का आंसर हो जाएगा, सब हो जाएगा, ये सभी है ना। 104वां है, मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का कारण था। तो मुगल जो प्रणाली थी, मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का कारण था मनसबदारी प्रणाली। क्या थी? मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली ने मुगल साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान की तथा इसी प्रणाली के कारण मुगलों के साम्राज्य का विघटन भी प्रारंभ हुआ। 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई। 1575 में। 105वां क्वेश्चन है कि सिंह सभा आंदोलन विस्तृत रूप से कब प्रारंभ हुआ?
तो सिंह सभा जो आंदोलन था, सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के पूर्व पंजाब में नामधारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, नामधारी। 160वां क्वेश्चन है, सही कालक्रम की पहचान कीजिए। तो सही कालक्रम, देखिए सिख समुदाय में गुरु परंपरा का निर्वाह किया गया। इसी गुरु परंपरा में कुल 10 गुरु हुए, जो क्रमशः गुरु नानक देव, गुरु अंगद, पहले गुरु नानक देव हुए, गुरु नानक देव के बाद में गुरु अंगद हुए, और गुरु अंगद के बाद में अमरदास जी हुए, अमरदास के बाद में रामदास। गुरु नानक, गुरु अंगद और अमरदास, फिर रामदास, फिर 5वें गुरु अर्जुन देव हुए। हरगोविंद सिंह अर्जुन देव के बाद हुए। हरगोविंद सिंह के बाद में गुरु हरराय हुए, और गुरु हरराय के बाद में गुरु हरकिशन हुए, और गुरु हरकिशन के बाद में गुरु तेग बहादुर हुए, और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह हुए। तो ये क्रम है, तो इनमें से तो कोई नहीं मिल रहा है। जैसे पहला है गुरु हरकिशन, गुरु हरिराय और गुरु हर गोविंद, तो ये नहीं मिलेगा। गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन, तो गुरु हरकिशन तो नहीं मिलेगा। गुरु हरकिशन के बाद में गुरु तेग बहादुर हुए, लेकिन इसमें तो गुरु हरकिशन के बाद में गुरु हरिराय बता रहा है। गुरु अंगद और गुरु हरगोविंद ये भी नहीं, गुरु अंगद के बाद में हुए हैं गुरु दूसरे अंगद, गुरु अंगद हुए दूसरे, फिर अमरदास हैं, तो अमरदास भी नहीं। तो क्रम ये कोई मिल ही नहीं रहा है। सही क्रम था गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद सिंह, गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर। देखो पहलो कौन गुरु हुए? गुरु नानक देव। फिर लास्ट में लिख लियो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। फिर 5वें बीच में यहाँ लिख लियो गुरु अर्जुन सिंह, गुरु अर्जुन देव। अब गुरु गोविंद जो अंतिम है, उनके पहले 9वें लिख लियो गुरु तेग बहादुर। ये गाय जो गुरु नानक के रे नक्चवल लिख लियो दूसरे गुरु अंगद। फिर वही गाय से रे एक गुरु और बढ़ाई लियो हरकिशन, गुरु हरकिशन। एक गाय से रे बढ़ाई लियो अमरदास के यहाँ, वही गाय बढ़ाई ले आओ कहीं का गुरु हरिराय, एक गाय बढ़ाई लियो रामदास। बस पूरे हुए। 107वां क्वेश्चन है कि फकीर अजीजुद्दीन, दीवान मोतीराम और क्लाउड आगस्ट कोर्ट के संबंध में समान हैं। कोर्ट के संबंध में समान हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, ये कर्मचारी थे, है ना। फकीर अजीजुद्दीन तथा दीवान मोतीराम राजा रणजीत सिंह के प्रतिनिधि थे, तथा आगस्ट क्लाउड एक फ्रांसीसी सैनिक था जो रणजीत सिंह के सेना को प्रशिक्षित करने का कार्य किया करता था। इस प्रकार तीनों महाराजा रणजीत सिंह के अधिकारी और कर्मचारी थे। 108वां क्वेश्चन है कि जब सरकार का ऐसी रीतियों से सामना होता है जो कानून की दृष्टि से भिन्न होती हैं, तो उन्हें व्यवहारिक कानून के अंतर्गत रखा जाता है। वहाँ रिवाज की परिभाषा क्या है? जब सरकार का ऐसी रीतियों से सामना होता है जो कानून की दृष्टि से भिन्न होती हैं, तो इन्हें व्यवहारिक कानून के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ रिवाज की परिभाषा है। देखिए हमारे देश के व्यवहारिक कानूनों में उन्हीं रीति रिवाजों व परंपराओं को स्थान मिलता है जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। ऐसी रीति रिवाज जो चिरकाल से चलन में है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि वर्ष 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। समान घटनाक्रम के पीछे अलग नाम होने के क्या कारण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1857 की क्रांति को इतिहासकारों ने एक जटिल क्रांति का रूप दिया। साम्राज्यवादी लेखकों ने इसे मौलिक विद्रोह कहा, साम्राज्यवादी लेखकों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा, तो राष्ट्रवादी लेखक वीडी सावरकर ने इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। क्रांति के ये नाम अलग अलग कारकों की प्रकृति पर आधारित हैं। अलग अलग कारकों की प्रकृति पर आधारित हैं। कहने का मतलब इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना ये है।
110वां है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला? तो जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई, 27 मई 1964 को, तो गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 111वां है, वह विज्ञान जो पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुणधर्म, वासियों और स्वरूप का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? वह विज्ञान जो पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुणधर्म, वासियों और स्वरूप का अध्ययन करता है, कहलाता है भूगोल। क्या कहलाता है? भूगोल सामाजिक विज्ञान का वह विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुणधर्म, वहाँ के निवासियों और उनके स्वरूप के विषय में अध्ययन किया जाता है। 112वां है, सौर मंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है। देखिए, सौर मंडल में वर्तमान समय में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रमशः देखो, सबसे नजदीक सूर्य के है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इस प्रकार सौर मंडल का तीसरा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी के पहले बुध, शुक्र है और पृथ्वी के बाद में है मंगल, बृहस्पति। देखो, पृथ्वी के पहले बुध, शुक्र, अब बुध, शुक्र, पृथ्वी के बाद में दुई ग्रह हैं, मंगल, बृहस्पति और शनि, और फिर अरुण, वरुण तो है। 113वां है, पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर ऐसा 23.4 डिग्री है। इसका अर्थ ये है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पृथ्वी के गोलार्ध इसी के कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.4 डिग्री होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का अर्थ है कि पृथ्वी का प्रत्येक गोलार्ध पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य वर्ष के विभिन्न समयों में पृथ्वी के सामने आते हैं। 114वां है, पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है। तो पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है मानवीय क्रियाकलापों से। किसका होता है? मानवीय क्रियाकलापों से सबसे ज्यादा प्रभाव होता है मानवीय क्रियाकलापों से, है ना। देखिए, मानव क्रियाकलापों का सबसे ज्यादा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। मानव क्रियाकलापों के अंतर्गत औद्योगिकरण, अत्यधिक यातायात तथा अत्यधिक मात्रा में हरित गैस का उत्सर्जन करना। अगला है 115वां हो गया। 114वां 15वां है, वायु प्रदूषण का नियंत्रण या सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण या सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले। हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले। वायु प्रदूषण के कारण कई अवांछनीय गैसें मानव शरीर में प्रवेश करके उन्हें दोष पैदा कर देती हैं। अच्छा, हाल ही में भारत में ग्लेशियरों की स्थिति पर बड़ा विवाद रहा। भय है कि ग्लेशियर क्या हो जाए, घट रहे हैं। ग्लेशियर क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। वर्तमान शोध में पता चलता है कि भारत में स्थित ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर नदियों में जल के स्रोत होते हैं। इनके घटने से नदियों के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। रणजीत सागर बांध इस गांव के समीप है। तो रणजीत सागर बांध जो है वो थेन गांव के समीप है। किसके गांव के समीप है? थेन। रणजीत सागर बांध पंजाब राज्य में स्थित है, परंतु यह बांध जम्मू कश्मीर के थेन गांव के सबसे नजदीक है पंजाब में, लेकिन जम्मू कश्मीर का गांव एक है थेन। 118 है, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध है। भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध है। तो कौन सा फील्ड बांध है? तो वो है फील्ड बांध अगर आएगा तो बांखड़ा बांध नहीं आएगा, तब आएगा रणजीत सागर बांध। भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फील्ड बांध पंजाब में स्थित रणजीत सागर बांध है, जो पहाड़ियों पर स्थित है। 119वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण है, एक तो प्रति एकड़ अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, दूसरा गन्ने में चीनी की मात्रा अधिक होती है, दूसरा पेराई का लंबा सत्र चलता है। ये 3 कारण। ये कारण नहीं है कि क्रम श्रमिक लागत है, ऐसा कुछ नहीं, लागत खूब आती है।
देखिए, दक्षिण भारत में गन्ने का उत्पादन उत्तर भारत की तुलना में अधिक होने में प्रति एकड़ अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक होती है तथा पेराई सत्र लंबा चलने के कारण दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक चीनी उत्पादन होता है। 120वां क्वेश्चन है कि भारत एक बड़ा देश है, या पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? तो 2.4%। 2.4% क्षेत्रफल घेरता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 121वां क्वेश्चन है। 121वें क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्य रेडक्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। 122वां क्वेश्चन है कि किस जनगणना के बाद यह पता चला कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? देखिए, वर्ष 1921 को भारत में जनसंख्या की वृद्धि से विभाजक वर्ष माना जाता है। इसके पश्चात भारत की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में प्रारंभ हुई, जबकि प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में प्रारंभ हुई। लॉर्ड रिपन। 123वां क्वेश्चन है, केसर का उत्पादन होता है? तो केसर का उत्पादन जो है जम्मू एवं कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। 124वां है, मानसरोवर झील कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियां निकलती हैं। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियां कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से। 125वां क्वेश्चन है, कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती हैं? तो चावल। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल चावल है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। वर्तमान लोकसभा है, तो वर्तमान लोकसभा है 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। किसकी 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, 16वीं नहीं 17वीं। मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए। देखो, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 16वीं और इसमें दिखा रहा है 17वीं लोकसभा। इसको क्लियर कर लेना। फिलहाल 17वीं है। मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए हैं, तो मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए हैं मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु। भारत में संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। वर्तमान समय में भारत के संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 127 के बाद में 128वां क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है एक वैधानिक अधिकार बन गया है। कैसा? वैधानिक। देखिए, संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। पूर्व में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ, इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर अनुच्छेद 300 का के रूप में वैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया। निकालकर अनुच्छेद 300 का के रूप में वैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया। 129वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद में जेपीसी का अर्थ है? तो देखिए, भारतीय संसद में जेपीसी का अर्थ है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। भारतीय संसद में जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संयुक्त संसदीय समिति है, या दोनों सदनों की सहमति पर बनती है। इस समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 370 संबंधित है किससे? जम्मू कश्मीर से। भारतीय संविधान में उल्लिखित 370 धारा जो है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का विशेष दर्जा प्राप्त कर दिया गया। ये 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर संघ राज्य बना दिया गया। 131वां है, लोक अदालतें होती हैं? तो लोक अदालतें जो होती हैं, एक तो समझौतों और सुलहों के द्वारा विचारों का निपटारा कराने वाली, दूसरा विवादों को सुलझाने का एक अधिकरण जो कम समय लेता है, और लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली अदालत, ये सब लोक अदालतें होती हैं। लोक अदालतें भारत में पूर्व से ही चली आ रही हैं। वर्तमान लोक अदालत राष्ट्रपति महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार चलती है। यह अदालत राज्य तथा जिला अधिकरण द्वारा गठित की जाती है। इस अदालत के द्वारा आपसी विवाद को सुलह एवं समझौते द्वारा निपटाया जाता है तथा इस अदालत के फैसले में कम समय लगता है।
132वां क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर लोगों का विभाजन इस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपनी भाषा में प्रशासन अच्छा होता है, ठीक है। भाषा वह संयोजक है जो लोगों को आपस में जोड़ती है तथा उन्हें चिन्हित करती है, ठीक है। प्रशासनिक सरलता के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग होता है, उपरोक्त सभी, है ना। नए राज्य की स्थापना के संदर्भ में भाषाई आधार पर दी गई सभी बातें सम्मिलित की जाती हैं। 133वां है, जीने का अधिकार है। देखिए, जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक तथा व्यक्तियों की गरिमामयी जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के अनुसार। 134वां है, आयकर, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क, राजस्व के द्वारा जुटाया गया धन जाता है। आयकर, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क, राजस्व के द्वारा जुटाया गया धन जाता है, कहाँ जाता है? संचित निधि में। कहाँ जाता है? संचित निधि में। तो आयकर, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क, राजस्व द्वारा जुटाया गया धन संचित निधि में जमा किया जाता है, जहाँ से अधिकारियों तथा पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है। 135वां है, भारत की संसदीय प्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य करती है, बहुमत की जीत पर। किसकी? बहुमत की जीत पर, है ना। भारत में संसदीय प्रणाली बहुमत की जीत के सिद्धांत पर कार्य करती है। 137वां है, प्रसार भारती है। तो प्रसार भारती भारत की लोक सेवा प्रसारण प्रदाता है। प्रसार भारती जो है भारत की लोक सेवा प्रसार प्रदाता तथा नियामक संस्था है। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रसारण मंत्रालय के अधीन की गई थी। कब? 23 नवंबर 1997 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन। 137वां क्वेश्चन है, नारीवाद से आशय है। देखिए, नारीवाद से आशय है एक विचार जो महिलाओं की समानता के पक्ष में हो। नारीवाद वह विचार है जो महिलाओं के समानता के पक्ष की वकालत करता है। ऐसा नहीं है कि इस विचार के अनुसार महिलाएं शासन करें, ऐसा भी नहीं है जिसमें पुरुष शासन करें, ना ना ना, केवल समानता के पक्ष में। 138वां क्वेश्चन है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए, जो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये अनुच्छेद 124(2) में इसका वर्णन किया गया है। और सर्वोच्च सेना का अधिकारी, ये अनुच्छेद 53(2) में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च कमांडर घोषित किया गया है 53(3) में, और वो 124(2) में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जल, वायु तथा थल का सेनाध्यक्ष होता है। 140वां है, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम संबंधित है। तो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम सम्मिलित हैं, किससे संबंधित हैं? छुआछूत के खिलाफ सजा के प्रावधान से। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम समाज में फैली कुरीतियों तथा छुआछूत के संबंध में सजा का प्रावधान करता है। यह अधिनियम नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के नाम से भी जाना जाता है। 18 मई 1955 से अधिनियम पूरे भारत में लागू। 18 मई 1955 से यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। 141वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन करता है किसका? तो सामाजिक विज्ञान समाजों का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाज की संरचना, उसका विकास एवं उसकी समस्याओं का अध्ययन करता है तथा उन कारकों की समस्या के समाधान का रास्ता बताता है जो समाज के विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अच्छा, जहाँ मस्तिष्क बिना भय के हो उसे क्या बोलते हैं? देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जहाँ मस्तिष्क बिना भय के हो, जहाँ ज्ञान निःशुल्क हो, जहाँ विश्व टुकड़ों में न बटा हो, ऐसा विश्वस्तता के बारे में सोचता। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में से प्रमुख क्या है? देखिए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में सबसे प्रमुख है परिवर्तित होते रहना। क्योंकि सामाजिक विज्ञान का केंद्र बिंदु समाज होता है और समय परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आते हैं। तो सामाजिक विज्ञान को भी परिवर्तित होना अवश्य स्वाभाविक है। अतः सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं अपनाया जा सकता। अच्छा, 144वां क्वेश्चन है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था चरक।
कुषाण वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है कनिष्क, इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक चरक रहते थे। 145वां, एक शिक्षक को किन गुणों को अपनाना चाहिए? देखिए, एक शिक्षक को विभिन्न भूमिका निभाने का गुण होना चाहिए ताकि अलग अलग परिस्थितियों में शिक्षक अलग अलग तरीके से बच्चों को ज्ञानार्जन करने को प्रोत्साहित कर सके तथा उन्हें रोचक जानकारियां उपलब्ध करा सके। 146वां है, प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों में अंतर है। देखिए, प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीयक स्रोत में मुख्य अंतर यह होता है कि प्राथमिक स्रोत वास्तविक एवं तथ्यात्मक होते हैं, जबकि द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत पर आधारित होते हैं। प्राथमिक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है। 147वां क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण होता है क्योंकि? प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण होता है क्योंकि? तो देखिए, प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक करके सीखने का अवसर प्राप्त होता है। कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो किसी भी कक्षा में शिक्षण कार्य तभी रोचक एवं सजीव होगा जब शिक्षक छात्र परस्पर अंतःक्रिया करें तथा आपसी समायोजन की भावना द्वारा ज्ञानार्जन करें। तो पारस्परिक क्रिया द्वारा। डीपीआई शब्द संक्षेप क्या है? देखिए, डीपीआई का विस्तृत रूप होता है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। और 150वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का, कि सामाजिक विज्ञानों की शिक्षण तकनीकों में शामिल किया जा सकता है। तो वार्तालाप गतिविधि को भी शामिल किया जा सकता है, लेक्चर्स को भी, प्रोजेक्ट को भी। ये सारी विधियां शामिल होती हैं। इससे शिक्षण कार्य में विविधता आती है तथा अधिगम प्रक्रिया रोचक हो जाती है। तो बहुत अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियो।